अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तोशाखाना केस में जमानत मिलने के बाद साइफर केस चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाई में रुकावट बना हुआ है और इसे ज़्यादा संगीन करार दिया जा रहा है और ये तोशाखाना केस से ज़्यादा बड़ा मसला बन सकता है। इस केस में वो 16 अगस्त से जुडिशल रिमांड पर थे, जो आज ख़त्म हो गया था, लेकिन आज खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 दिन की तौसी कर दी है, जिसके बाद अब वो 13 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे। लेकिन चेयरमैन पीटीआई के पहले जुडिशल रिमांड पर यह कानूनी एतराज़ अब भी बरकरार है कि उनकी गैर मौजूदगी में अदालत ने उनका जुडिशल रिमांड कैसे मंजूर कर लिया। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के बजाय अटक जेल में ही हुई, क्योंकि कल सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वजारत कानून ने समाअत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसलिए आज खुसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन खुद अटक जेल पहुंचे और इन कैमरा समाअत की। शुरू में पुलिस की जानिब से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की लीगल टीम को जेल जाने से रोक दिया गया और कहा गया कि सिर्फ एक वकील को जेल के अंदर जाने की इजाज़त है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम के तमाम अरकान ने जेल के अंदर जाने पर इसरार किया और फिर कुछ देर बाद चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को अटक जेल में जाने की इजाज़त मिल गई। तो सलमान सफदर की सरबराही में तमाम वकील अंदर चले गए और ज़राए के मुताबिक सलमान सफदर ने ही चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नुमाइंदगी की। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अदालत के सामने लाया गया और उनकी हाजिरी लगवाई गई और फिर अदालत ने हाजिरी लगाने के बाद उनके जुडिशल रिमांड में 14 दिन यानी 13 सितंबर तक तौसी कर दी। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील ने जमानत बाज़त गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। उनके वकील सलमान सफदर ने यह इस्तदा भी की कि साइफर केस को ओपन कोर्ट में चलाया जाए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं है, सियासी इंतकाम लेने के लिए उनके खिलाफ साइफर केस बनाया गया। इस दौरान इमरान खान के वकील ने जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और कलअदम करार देने की दरख्वास्त भी दायर की। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की जमानत बाज़त गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं और फरीक़ैन से 2 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए हैं, लेकिन आज ही इमरान खान की तरफ से साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और साथ ही जज के इख्तियार समाअत पर भी एतराज़ उठा दिया गया है। अहम बात यह है कि चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी गई है और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ही समाअत करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ कल से यह सवाल भी उठा रही है कि साइफर केस में इमरान खान का पहला जुडिशल रिमांड गैर कानूनी है, क्योंकि मुलजिम की गैर मौजूदगी में उसका रिमांड मंजूर नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम पंजोथा का दावा है कि आज समाअत के दौरान 20 नुक्ते पर बहस हुई। नईम पंजोथा की पोस्ट के मुताबिक जज साहब ने दौरान समाअत बताया कि एफआईए ने 15 तारीख को गिरफ्तारी डाल दी थी और 16 तारीख को जिस्मानी रिमांड मांगा और मैंने इनकार कर दिया कि मुलजिम की गैर मौजूदगी में कैसे जिस्मानी रिमांड मांगा जा सकता है। मैंने चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल कर दिया। नईम पंजोथा ने मजीद लिखा कि हमने जज से गुजारिश की कि जनाब, हम तो आपकी अदालत से पूछते रहे कि क्या आपकी अदालत में रिमांड के लिए पेश किया गया, तो इनकार आया कि पेश नहीं किया गया, तो फिर कैसे बगैर पेश किए गए रिमांड दे दिया गया। इस पर आइन का आर्टिकल 10(1) वाज़ेह है कि जब किसी बंदे को मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे बताया जाएगा कि उसको इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है और आर्टिकल 10(2) यह है कि आपने 24 घंटों के अंदर मुतल्लिका अदालत में पेश करना है। लेकिन मैंने जब चेयरमैन पीटीआई से पूछा तो उन्होंने वाज़ेह इनकार करते हुए कहा कि ना तो मुझे बताया गया और ना ही पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मैं तो आज सुन रहा हूं कि ये हो गया है, लिहाजा ये खुली आइन की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एलामिया सामने आया है कि साइफर को वफाकी काबीना ने डिक्लासिफाई कर दिया था, जिसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू ही नहीं होगा। लेकिन अहम बात यह है कि दावे के मुताबिक अप्रैल 2022 को एक काबीना इजलास में उस वक्त की काबीना ने साइफर को डिक्लासिफाई किया था, मगर चेयरमैन पीटीआई ने साइफर लहराकर जो साजिशी बयानिया बनाया था वो जलसा 27 मार्च को था। फिर 2 दिन बाद साबिक वजीर आजम ने कौम से खिताब किया और उसमें साइफर का जिक्र करते हुए बज़ाहिर गलती से अमेरिका का नाम ले लिया और फिर 8 अप्रैल को काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई, जिसके मुताबिक काबीना में वफाकी वज़रा का साइफर को डिक्लासिफाई करने पर इत्तफाक था, मगर सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी कानून ने इसे डिक्लासिफाई ना करने की राय दी थी। पर 10 अप्रैल 2022 को एक और खबर भी सामने आई थी कि हुकूमत जाते जाते बिल्कुल आखिरी काबीना इजलास में इमरान खान साइफर को डिक्लासिफाई कर गए थे, मगर इस हवाले से सवाल बरकरार है। चेयरमैन पीटीआई के अलावा साइफर केस में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ्तार हैं। आज अटक जेल में इन कैमरा समाअत के बाद खुसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन इस्लामाबाद पहुंचे तो शाह महमूद कुरैशी को उनके सामने पेश किया गया और एफआईए ने एक दफ़ा फिर उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, लेकिन जज ने जिस्मानी रिमांड नहीं दिया और शाह महमूद कुरैशी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत पर भी अदालत ने 2 सितंबर को नोटिस जारी कर दिए हैं।
साइफर केस पर मजीद बात करेंगे। जियो न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी एजाज सैयद साहब हमारे साथ। बुर्ज सैयद साहब बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब गिरफ्तार थे, आप ही ने ये खबर दी थी कि प्लान मुकम्मल तौर पर तैयार है कि अगर तोशाखाना केस में उन्हें ज़मानत मिल भी गई तो उनकी रिहाई नहीं होगी, या तो नैब के केस में या फिर इस साइफर के केस में उन्हें गिरफ्तार रखा जाएगा, उनका रिमांड ले लिया गया है। अब मामला यह है कि तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि जी तो डिक्लासिफाई हो गया था तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू ही नहीं होता है। एफआईए जरा क्या कह रहे हैं? जी मुझे जो शाहजेब अभी तक पता लगा है, एफआईए की जो टीम है उनके मुताबिक उनकी जो अब तक की तहकीकात है, ये जो साइफ़र है वो डिक्लासिफाई नहीं हुआ था। जो अब तक की तहकीकात है उनमें दो बातें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले तो ये कि 28 मार्च को एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में फ़ैसला किया गया था कि इसको काबीना इजलास में पढ़ के इसे काबीना की जो मीटिंग मिनट्स हैं उसमें लाया जाएगा। फिर 30 तारीख को काबीना की पहली मीटिंग हुई जिसमें पढ़ा गया, साइफ़र को पढ़ा गया। और फिर आपको पता है 31 तारीख को एक और मीटिंग भी हुई थी जिसमें सर्विसेज चीफ्स आए थे, और उस मीटिंग के बाद जो पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हैं उनको एक डिमार्च जारी किया गया था। लेकिन मामला यहाँ पर नहीं रुका। जो 8 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस कैबिनेट की मीटिंग में 3 बंदों ने इस बात की मुखालफत की थी कि इसको डिक्लासिफाई नहीं किया जा सकता। इब्तदाई तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो चाह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर चाह रहे थे कि इसको डिक्लासिफाई कर दिया जाए, कैबिनेट की मीटिंग में डिक्लासिफाई कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त के सेक्रेटरी जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे अहमद नवाज सुखेरा, उस वक्त के जो सेक्रेटरी खारजा थे सुहेल महमूद, और उस वक्त जो वजारत कानून थी उसने, इन तीनों ने इस बात की मुखालफत कर दी थी। और दलील ये दी गई थी कि अगर कैबिनेट मेंबर्स ने इसको डिक्लासिफाई किया तो कैबिनेट मेंबर्स के ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा, तो लिहाजा इसको डिक्लासिफाई नहीं किया जाएगा। इसके बाद ये मामला जो मेरी मालूमात है, ये मामला वहाँ पर दब गया था। अगले दिन 9 अप्रैल को एक और इजलास हुआ था कैबिनेट का, और उसमें फैसला किया गया था कि अगर इसको ये डिक्लासिफाई नहीं हो सकता, लेकिन इसको 4 जो शख्सियात हैं उनको लेटर के ज़रिए भेज दिया जाए। एक सदर पाकिस्तान को लेटर लिखा जाए, दूसरा स्पीकर कौमी असम्बली को, तीसरा जो चेयरमैन सेनेट हैं उनको, और चौथे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जाए, और उसमें वो साइफ़र की कापी दी जाए। तो ये 4 खतूत लिखे गए थे, और ये जो 4 खतूत लिखे गए थे तो शायद पीटीआई ये तसव्वुर कर रही है कि इन 4 खतूत लिखने से ये जो साइफ़र है वो डिक्लासिफाई हो गया। अब इसमें एक और मामला भी है। मामला ये है कि जो कैबिनेट की जो मीटिंग होती है और मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं वो भी सीक्रेट होते हैं, और जहाँ तक मेरी लिमिटेड मालूमात है उसके मुताबिक जो एफआईए की टीम है या एफआईए वालों को वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो मुनीर नियाजी साहब से माजरत के साथ कि मुझे एक और सीक्रेट का सामना है मुनीर, मैं एक सीक्रेट के पार उतरा तो मैंने देखा। तो अब वो सीक्रेट की तहकीकात करते करते दूसरे सीक्रेट पे पहुंच गए हुए हैं जो मेरी मालूमात के मुताबिक अभी इनके पास नहीं है, लेकिन इन्होंने जो मालूमात इकट्ठी की हैं, जो बयानात लिए हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा का आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके मुताबिक यही था कि कागज़ों में रिकॉर्ड के अंदर यही था कि ये जो साइफ़र है वो डिक्लासिफाई नहीं हुआ। ताहम शाहजेब एक बात ज़रूरी है कि मैंने इस हवाले से कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा हैं, जो उस वक्त के वज़रा थे, उन 2-3 वज़रा से मैंने बात की, तो उन्होंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इसे डिक्लासिफाई करने की बात हुई थी, ताहम उनके ख्याल के मुताबिक ये डिक्लासिफाई कर दिया गया था। मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि जितनी तेज़ी से अब ये समातें चल रही हैं, ये क्या तवक्को की जा सकती है, क्या जल्दी ही इस केस का फैसला आ सकता है?
नहीं, इसका फैसला बाकी केसेस के बनिस्बत तो जल्दी आएगा, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें गवाहान मौजूद हैं और गवाहान का जो क्रॉस एग्जामिनेशन वो भी होगा। वो गवाहान का जो क्रॉस एग्जामिनेशन है आपको पता है वो भी टाइम टेकिंग है और इसमें भी 3-4 बंदे ही हैं। अगर इसको गवर्नमेंट चाहेगी कि तेज़ी से इसको प्रोसिक्यूट किया जाए तो गवर्नमेंट इसको कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह लगेंगे। पहले प्रॉब्लम ज़्यादा लंबा इसलिए हुआ कि इमरान खान जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं होते थे और गिरफ़्तारी से पहले भी मसला ये था कि वो अदालत में पेश ही नहीं हो रहे थे। 42 समातें हुई थी तोशा खाना केस की या मिस डिक्लेरेशन के केस की, मगर इमरान खान साहब सिर्फ 5 में आए थे। बार बार उनको कहा जाता रहा कि वो नहीं आएंगे। अब तो इमरान खान जेल में है तो जब भी केस की समात होगी उनको लाया जाएगा और वो जो क्रॉस एग्जामिनेशन का 3-4 बंदे हैं वो काम जल्दी कर लिया जाएगा। तो बाकी केसेस के बनिस्बत जो ये वाला केस है साइफर केस, इसका फैसला भी जल्द आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कौमी असम्बली को तहलील हुए 21 दिन हो गए हैं। अनवारुल हक काकड़ को निगरां वज़ीर आज़म का हल्फ उठाए 16 दिन हो गए हैं और अब तक मुल्क में ये बहस चल रही है कि आम इंतखाबात की तारीख कौन देगा और इलेक्शन कब होंगे। आए रोज़ गैर यकीनी में इजाफा होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी जिसने मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में नई मरदमशुमारी की मंजूरी दी थी, अब वो अचानक 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रही है। नून लीग इशारा दे चुकी है कि इंतखाबात फरवरी में होंगे, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। अब जहाँ ये कशमकश चल रही है तो वहीं इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन आमने सामने हैं। दोनों इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार उनके पास है। 23 अगस्त को सदर ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने से मुतालिक मुशावरत की दावत दी, मगर इलेक्शन कमीशन ने 24 अगस्त को खत लिखकर सदर से मुलाकात से इनकार कर दिया और वाज़ेह किया कि मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। जिसके बाद सदर मुमलिकत के दफ्तर ने वज़ारत कानून से राय तलब की और वज़ारत कानून ने बाकायदा इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तायद कर दी है और सदर को जवाबी ख़त लिखते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात की तारीख देने की मजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ही है। एक साथ साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है। आर्टिकल 48 की शिक 5 सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार तब देती है जब सदर मुमलिकत आर्टिकल 52 की शिक 2 के तहत असम्बली तहलील करे। मौजूदा सूरत हाल में सदर ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर असम्बली तहलील की, यानी आर्टिकल 52 की शिक 1 के तहत असम्बली तहलील हुई है। वज़ारत कानून के ख़त के मुताबिक अगर फ़र्ज़ करें कि सदर आर्टिकल 48 की शिक 5 पर इन्हिसार कर भी लें तो वो सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। सदर मुमलिकत अगर कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख देंगे तो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे। सदर की तारीख देने का इख्तियार तस्लीम किया जाए तो सूबों में तारीख गवर्नर्स देने के मजाज होंगे। ऐसे में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर सिंध और गवर्नर बलूचिस्तान सूबों और पंजाब में इलेक्शन कमीशन अलग अलग तारीख दे सकते हैं और ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मुल्क भर में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मजरू हो जाएगा। बहरहाल अब जहाँ निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख के ऐलान से मुतालिक एक पेज पर है तो वहीं साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर वज़ीर आज़म की हिदायत पर सदर असम्बली तहलील करते हैं तो सदर ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। अगर 13 तारीख तक ये असेंबलियों की मुद्दत है उससे पहले हुकूमत फैसला करती है कि हमने असेंबली, नेशनल असेंबली डिसॉल्व करनी है, प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं उसको, तो फिर उस सूरत में आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट ही डेट देंगे। ऐसा ही है? बिल्कुल प्रेसिडेंट देंगे क्योंकि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट की गई ना, क्योंकि कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए तरीक़ेकार को जो कि वाज़े हो उसको बदल नहीं सकता सब कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन। सिर्फ यही नहीं, मुतादिद माहिरीन कानून की राय भी यही है। तो आइन और कानून अपनी जगह पर मौजूद है मगर असल में इरादे क्या हैं, क्या होने जा रहा है। सीनियर साफी तज़कियाकार सलीम साफी साहब हमारे साथ, बुद्दीन साफी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मामला अभी तक फंसा हुआ है, ऐसा लग रहा है मुल्क एक आइनी बहरान की तरफ जा रहा है। सदर मुमलिकत कह रहे हैं तारीख मैंने देनी है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं जी तारीख तो इलेक्शन की हमने देनी है। निगरां हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तायद करती नज़र आ रही है। अब अगर सदर मुमलिकत तारीख दे दें तो क्या इलेक्शन मुमकिन है कि 90 दिन के अंदर हो जाएं या फिर 90 दिन में नहीं होंगे, और जो नून लीग की तवक्को है कि फरवरी में हो जाएं उस वक्त तक भी नहीं होंगे। ये जो कयास राइयाँ हैं कि इदारे इलेक्शन नहीं चाहते हैं, कितनी सदाकत है इस बात में? नहीं, मेरे ख्याल में ये सब कयास राइयाँ हैं और जो मेरा अंदाज़ा है और जो ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश है वो यही है कि इलेक्शन फरवरी या जनवरी के एंड में हो जाएं। और इसमें यानी कि 90 दिन के अंदर नहीं होंगे, मगर ख्वाहिश यही है कि थोड़ा टाइम और मिले और जनवरी फरवरी में जाकर हो।
देखिए, जब नई मरदमशुमारी की सीसीआई में मंजूरी दी जा रही थी तो उसमें पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी भी शामिल थी, उसमें बाकी जमातें जो थी एमकेएम वगैरह उनकी मर्ज़ी भी शामिल थी और मुस्लिम लीग नून की तो थी ही। तो एक तो उसका मंतिकी नतीजा उन सबको मालूम था कि नई हल्काबंदियाँ होंगी और नई हल्काबंदियाँ अगर बहुत भी मुख्तसर वक्त में किए जाएँ, जल्द अज जल्द किए जाएँ, तो उसके लिए एटलीस्ट 2 महीने चाहिए होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए 4 महीने चाहिए होंगे। तो इन सब को ये मालूम था कि इनके इस इक़दाम का मंतिकी नतीजा वो जनवरी या फरवरी तक इलेक्शन के डिले की सूरत में निकल सकता है। और ये तासुर गलत है कि ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी, बल्कि मेरी मालूमात के मुताबिक ये ख़ुद मियां नवाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश थी। एक तरफ तो एमक्यूएम और कौम परस्त जमातें मुतालबा कर रही थी, उनको पिछली मरदमशुमारी मंजूर नहीं थी। दूसरी तरफ ये भी था कि पिछली मरदमशुमारी की बुनियाद पे वन टाइम इलेक्शन की इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन इसमें ये मामला सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का नहीं था, बल्कि मेरी मालूमात के मुताबिक इसमें ख़ुद नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश भी शामिल थी। अच्छा, और अगर यानी सदर मुमलिकत ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की तारीख दे दी तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा, बेशक मामला कोर्ट में जाए? नहीं, देखिए, एक तो ज़ाहिर बात है कि कानून साजी के ज़रिए ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के सरबराह ने इसलिए सदर से मुलाकात करने से इनकार भी कर दिया। अब इसका फ़ैसला एक तो कोर्ट ने करना है, मैं पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो सदर के मौक़िफ़ को कोर्ट मानती है या कि फिर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को मानती है। लेकिन गालिब इम्कान यही है क्योंकि कोर्ट भी फ़ैसले करते वक्त कानून के साथ साथ ज़मीनी हक़ाइक़ को भी मद्देनज़र रखती है और अगर 90 डेज़ का कानून आइन में मौजूद है तो उसके साथ साथ नई मरदमशुमारी की सीसीआई से मंजूरी के बाद नई हल्काबंदियों की तश्कील भी कानून में मौजूद है। तो मर्ज़ी तो बहरहाल अदालत की है, उन्होंने फ़ैसला करना है, लेकिन पहले तो गालिब इम्कान यही है कि अदालत से भी जनवरी या फरवरी के हक़ में फ़ैसला आ जाए। लेकिन अगर 90 दिन का फ़ैसला आ जाता है तो उस सूरत में फिर इम्कान यही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। मतलब अगर जितनी सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर फिर क़यास राइयाँ भी जन्म लेती हैं और ये क़यास राइयाँ हैं कि अब जो मुश्किल टाइम है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं रहेगा, पीपल्स पार्टी का भी आ रहा है, कुछ गिरफ्तारियां, कुछ नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं, उसकी वजह से शायद कार्रवाइयां होती नज़र आएंगी। फिर यह क़यास राइयाँ भी हैं कि जो बार बार तारीख़ बदलती है नवाज शरीफ साहब के आने की वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं उन्हें एहसास है या लग रहा है या फिर तासुर है कि वो भी काबिल कबूल इस वक्त सिस्टम में नहीं है, मरियम नवाज साहिबा भी नहीं है, तो इसलिए ये सारा का सारा मामला ऐसा नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ तक ही महदूद रहेगा इलेक्शन में। नहीं, जो मेरी मालूमात है तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के बारे में ये क़यास आराइयाँ बिल्कुल गलत हैं और उन दोनों के बारे में सोच बिल्कुल मस्बत है। बल्कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश होती तो शायद वो ये चाहती कि नवाज शरीफ साहब आज से चंद महीने पहले पाकिस्तान आ जाते। तो नवाज शरीफ साहब की तारीख़ें बदलने और ना आने की या आने में ताख़ीर की वजह वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि वो अदलिया है और अदलिया के बाज़ जजेस हैं जिनकी वजह से वो अपने आने के मामले को लेट कर रहे हैं। मुझे इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के माबैन इस वक्त कोई तनाव या तनाज़ा नज़र नहीं आता और इसलिए आपने देखा होगा कि अहद चीमा और तौक़ीर शाह साहब की सूरत में उनके 2 बंदों को भी तसलसल के तौर पर नए सेटअप में भी एकोमोडेट किया गया। और दूसरी बात, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है तो मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी के साथ जो तनाव है वो ख़ुद पीपल्स पार्टी के ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात या और एम्बिशियस होने की वजह से है। एक तो पीपल्स पार्टी ये इसरार कर रही थी कि निगरान हुकूमत उनके मर्ज़ी पे बनाया जाए। फिर जिलानी साहब का जब नाम हुआ तो पीपल्स पार्टी ने ख़ुद ये मशहूर कर दिया कि जी हमारा कैंडिडेट वो निगरान वज़ीर आज़म बन रहा है। दूसरे तनाव की वजह वो आप बीइंग एक कराचीस्ट होने के नाते आप बेहतर जानते हैं कि जो कराची और सिंध में जो पीपल्स पार्टी ने सिस्टम इस्टेब्लिश किया है
तो वो चाहती थी कि निगरान हुकूमत के दौरान भी उनका जो सिस्टम है वो सिस्टम कंटिन्यू रहे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उस सिस्टम को डिसमेंटल करना चाहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सिस्टम आवाम के लिए वबाल जान बना हुआ है। तो पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन असल वजह नज़ा वो एक तो उस सिस्टम का है, और दूसरा पीपल्स पार्टी को जब बलूचिस्तान में एंट्री का मौका दिया गया तो अब पॉलिटिकल एंट्री उन्होंने बाद में मारी, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत सिस्टम को वहाँ पहले ले गई। बहुत शुक्रिया साहिब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा। आवाम पहले ही परेशान है, बहरान का शिकार हैं, मगर मज़ीद बहरान जन्म लेने जा रहे हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। आज मुसलसल छठा दिन है कि अवाम बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और रिलीफ के लिए निगरान हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, मगर निगरान हुकूमत अवाम को कोई भी आर्जी रिलीफ देने के लिए IMF की तरफ देख रही है। मगर दूसरी तरफ IMF प्रोग्राम में होते हुए भी मुआशी गैर यकीनी बढ़ती जा रही है। रुपया मुसलसल गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है और शरह सूद जो 22% की रिकॉर्ड सतह पर है उसके मजीद बढ़ने के खदशात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई 28% पर है और हालिया रुपए की गिरावट मजीद महंगाई लाएगी। आज भी ओपन मार्केट में रुपया मजीद 3 रुपए गिर गया और डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 325 रुपए पर दस्तयाब था। इंटरबैंक में डॉलर ने तारीख की एक और बुलंद तरीन सतह देखी और 304 रुपए 45 पैसे का हो गया और इस वक्त मार्केट में मुकम्मल गैर यकीनी है कि डॉलर कहाँ जाएगा, क्योंकि ओपन मार्केट में डॉलर रोजाना 3-3 रुपए की छलांगे लगा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर रेट भी ओपन मार्केट को चेज कर रहा है और रोजाना कभी 1 रुपया और कभी 1.5 रुपया बढ़ रहा है। और इस सबसे महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ आवाम बिजली के महंगे बिलों से परेशान है तो दूसरी तरफ कल रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की सूरत में एक और झटका लगेगा। निगरान हुकूमत ने आते ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया और कल मुमकिना तौर पर तकरीबन 10 रुपए पेट्रोल की कीमतों में और 18 रुपए से 20 रुपए फी लीटर तक डीजल की कीमतों में इजाफा होगा। और इसकी बड़ी वजह बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा नहीं है, बल्कि डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान के रुपए का गिरना है। और रुपए का इतनी तेजी से गिरना पहले से 28% महंगाई के बोझ में दबे अवाम के बोझ में मजीद इजाफा कर देगा। डॉलर ओपन मार्केट में 325 रुपए तक का मिल रहा है और IMF की शराइत की वजह से इंटरबैंक में भी मुसलसल बढ़ रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत IMF से मुआहिदा कर गई है कि डॉलर की कदर पर काबू रखने के लिए मुदाखलत नहीं करेगी और 5 ट्रेडिंग सेशंस में ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट का औसत फ़र्क 1.25% से ज़्यादा नहीं होगा। और यही वजह है कि एक तरफ ओपन मार्केट में रुपया मुसलसल गिर रहा है तो इंटरबैंक में भी रुपया दबाव में है, मगर अब भी ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट में फ़र्क IMF की 1.25% की शर्त से ज़्यादा है, तकरीबन 5% है, क्योंकि आज ओपन मार्केट में डॉलर अगर 325 रुपए तक का मिल रहा था तो इंटरबैंक में 304 रुपए 45 पैसे का है। निगरान हुकूमत के आने के बाद इंटरबैंक में डॉलर 16 रुपए से ज़्यादा बढ़ चुका है और इससे एक तरफ पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो दूसरी तरफ बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने के बजाय आइंदा मजीद बोझ डालने का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत ने जो बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया था वो डॉलर की 286 रुपए की वैल्यू पर किया था, मगर डॉलर इंटरबैंक में 304 रुपए 45 पैसे का है। और आज द न्यूज़ में मेहताब हैदर और खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक निगरान हुकूमत ने कल भी 2 घंटे की मीटिंग की और बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ प्रपोजल्स की मंजूरी भी दी, मगर इन फैसलों पर पहले IMF की मंजूरी लेने का फैसला किया गया है। खबर के मुताबिक काबीना ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक आवाम के लिए बिजली के टैरिफ में कोई कमी नहीं की जाएगी, मगर 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को अगस्त और सितंबर के बिलों में एडजस्टमेंट की सूरत में रिलीफ दिया जाएगा और फिर उनसे ये रकम सर्दियों के 6 माह में तकसीम करके हासिल की जाएगी, क्योंकि सर्दियों में बिजली के बिल कम आते हैं। खबर के मुताबिक काबीना मीटिंग के बाद एक टॉप ऑफिशियल सोर्स ने बताया कि रुपए की कदर मुसलसल गिरने से पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट 2200 अरब रुपए पर जा पहुंची है, जबकि शराय सूद में बेपनाह इजाफे से भी कर्ज लेने की लागत में इजाफा हो गया है। इसलिए 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को फिलहाल बिजली के बिलों में आर्जी रिलीफ देने और बाद में उनसे ये रकम 6 माह में तकसीम करके वसूल करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, जबकि 400 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा शहबाज राना की खबर के मुताबिक वजारत तमन्नाई ने 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के बिलों की रिकवरी को किस्तों में तकसीम करने का प्रपोजल दिया था और बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों को उस वक्त तक कमर्शियल बैंक से कर्ज लेकर रकम की अदायगी का कहा था, मगर काबीना ने वजारत तवानाई की तरफ से आदाद शुमार के हवाले से मुकम्मल होमवर्क ना करने और IMF की मंजूरी ना होने की वजह से इस प्रपोजल की मंजूरी नहीं दी। खबर के मुताबिक पाकिस्तान में 3 करोड़ 14 लाख यानी 81% बिजली के सारिफीन 400 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। और अब बात यह है कि गुज़िश्ता PDM की हुकूमत ने जाते जाते 31 जुलाई को IMF की शराइत के तहत मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए 8 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया था, मगर इस इजाफे को 1 जुलाई से लागू कर दिया था। इसलिए आवाम को एक साथ 16 रुपये फी यूनिट का बोझ
अगस्त के महीने के बिलों में आ गया है। तमाम कैटेगरीज के लिए औसत इजाफा 5 रुपये 45 पैसे फी यूनिट है और जब से बिल आए हैं अवाम उस वक्त से परेशान हैं और एहतजाज कर रहे हैं और मौजूदा निगरान हुकूमत IMF की मंजूरी के बगैर कोई रास्ता निकालने से कासिर है, क्योंकि हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से किए गए इस मुआहदे की पाबंद है। मगर सिर्फ एक मसला नहीं है। गुज़िश्ता PDM की हुकूमत महंगाई, रुपए की कदर, बिजली के बिल्स और चीनी की कीमतों पर जो दावे करके आई थी और जो इल्ज़ामात इमरान खान की हुकूमत पर लगा रही थी और हुकूमत में आकर चीज़ें ठीक करने के दावे कर रही थी, अपनी 16 माह की हुकूमत में अपने ही दावों और वादों के बरक्स इकदाम कर गई है। तारीख की बुलंद तरीन महंगाई छोड़ गई है। डॉलर, पेट्रोल, डीजल, आटा, दाल, चाय, चीनी और दीगर अशिया तारीख की महंगी तरीन सतह पर है। और ख़ास तौर पर चीनी के हवाले से जो स्कैंडल इमरान खान की हुकूमत में आया था और जिसके खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाते थे, मौलाना फजलुर रहमान आवाज़ उठाते थे, वही स्कैंडल नून लीग की क़यादत में 16 माह की PDM हुकूमत का भी है। एक ऐसे वक्त में जहाँ पहले ही महंगाई उरूज पर है, वहीं चीनी की किल्लत और उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रहा है। रवा साल चीनी की कीमत मुसलसल इजाफे के बाद 185 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है और इसमें कसूर किसी और का नहीं, खुद PDM की गुज़िश्ता हुकूमत का है। क्योंकि चीनी की कीमतों में इस इजाफे के पीछे जो वजूहात सामने आई हैं वो वही हैं जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हुआ था। सहाफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक पीर को निगरान हुकूमत के पहले इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में बताया गया कि मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा सिर्फ 23 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच गया है, जो कि नवंबर में नए क्रशिंग सीजन से पहले तक के लिए नाकाफ़ी है। और इस वक्त चीनी के बहरान के पीछे सबसे बड़ी वजह इसकी बरामदात हैं। ECC की हालिया मीटिंग में यह बात सामने आई कि मुल्क में चीनी का मौजूदा बहरान गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से चीनी बरामद करने के फैसले के बाद पैदा हुआ और मालूम हुआ कि चीनी की इंडस्ट्री और गुज़िश्ता हुकूमत ने चीनी की पैदावार ज़्यादा और खपत कम बताकर 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। खबर के मुताबिक जनवरी में हुकूमत को बताया गया कि चीनी बरामद करने के बावजूद नवंबर में गन्ने के नए क्रशिंग सीजन तक मुल्क में 2 महीने की सरप्लस चीनी मौजूद होगी। लेकिन क्रशिंग सीजन से ऐन 2 महीने पहले ECC को बताया गया है कि मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हो गया है। मुल्क में चीनी की मौजूदा खपत को मद्देनजर रखते हुए नवंबर तक मुल्क में 13 लाख मीट्रिक टन सरप्लस चीनी मौजूद होनी चाहिए थी। ECC की मीटिंग में वजारत खुराक ने बताया कि 15 अगस्त को FBR ने मुल्क में सिर्फ 22 लाख मीट्रिक टन चीनी के स्टॉक रिपोर्ट किए, जो बमुश्किल अगले क्रशिंग सीजन के लिए काफ़ी होंगे। इसलिए चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद की जाए। इस पर मीटिंग में बताया गया कि इस वक्त मुल्क में माहाना 6,41,548 मीट्रिक टन चीनी इस्तेमाल होती है और इस सब के जवाब में ECC ने चीनी की खपत, स्टॉक्स और कीमतों की मॉनिटरिंग का ऐलान किया और बताया कि 10 अगस्त के बाद से चीनी की बरामद पर पाबंदी लगाई जा चुकी है और वजारत खुराक को मुतल्लिका एजेंसीज के साथ मिलकर चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने की हिदायत दी है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अभी कुछ साल पहले ही PTI के दौर में हुकूमत में चीनी के एक संगीन बहरान के बावजूद PDM हुकूमत के दौर में ये नया बहरान कैसे पैदा हुआ। इस हवाले से जब हक़ाइक़ का जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि वही गलतियाँ दोहराई गई हैं जो माजी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की और इसकी वजह से चीनी का बहरान पैदा हुआ। चीनी की पैदावार से मुंसलिक इंडस्ट्रीज़ ने रवां साल जनवरी में 80 लाख मीट्रिक टन चीनी की रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया और साथ ही ये दावा भी किया कि अगर मुल्क में चीनी की मौजूदा खपत को मद्देनजर रखा जाए तो भी ये चीनी नवंबर में नए क्रशिंग सीजन से पहले सरप्लस में होगी, इसलिए इसको बरामद करने की इजाज़त दी जाए ताकि मुल्क ज़र मुबादला कमाए। पहले ये समरी दिसंबर, फिर जनवरी और फिर फरवरी की ECC की मीटिंग में पेश की गई, जिसके बाद फरवरी 2023 में उस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने 2.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद से न सिर्फ मुल्क में चीनी की कीमत दुगनी हो गई बल्कि उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग की भी इतलात सामने आने लगी। मगर शहबाज शरीफ हुकूमत हाथ पर हाथ रखे बैठी रही और कीमतें बढ़ती रही, चीनी बरामद होती रही और साथ ही चीनी स्मगल भी होती रही। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि PDM की हुकूमत ख़त्म होने से पहले कीमतों पर काबू पाने के लिए चीनी दरामद करने की सबरी मूव की गई, लेकिन यह मामला निगरान हुकूमत के लिए छोड़ दिया गया। इस हवाले से फारूक सिंधु की खबर के मुताबिक चीनी बरामद करने के फैसले के बाद पंजाब में सरप्लस चीनी के बावजूद चीनी की फ़ी किलो कीमत 175 रुपये हो गई है, जबकि इसका फ़ायदा किसान को नहीं मिल रहा है क्योंकि शुगर मिल मालिकान ने गुज़िश्ता साल कम सपोर्ट प्राइस पर गन्ना खरीदा था, जबकि चीनी की स्मगलिंग और कीमतों में तब्दीली आवाम को मुतासिर कर रही है। खबर के मुताबिक फूड डिपार्टमेंट के अफसरान का कहना है कि मिलों ने मार्च में गन्ने की क्रशिंग का काम मुकम्मल कर लिया था, जिसके बाद सारे अखराजात को मिलाकर चीनी की कीमत 95 रुपये फ़ी किलो जबकि रिटेल कीमत 100 रुपये फ़ी किलो फिक्स की गई थी। लेकिन इसी महीने हुकूमत ने 2.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी थी, जबकि इसी दौरान चीनी की अफगानिस्तान भी स्मगलिंग होना शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक अब तक 7 लाख टन
चीनी अफगानिस्तान स्मगल की जा चुकी है। खबर के मुताबिक चीनी की बरामद और स्मगलिंग के बाद मुल्क में चीनी की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई, जिसका फायदा चीनी माफिया ने उठाते हुए इसकी कीमतों में इजाफा करना शुरू कर दिया। चीनी की इन बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फूड मिनिस्ट्री ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो पर फिक्स कर दी। लेकिन इस फैसले के खिलाफ एक शुगर मिल ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया, जिसके बाद लाहौर हाईकोर्ट ने चीनी की कीमत 100 रुपए फिक्स करने का हुकूमती ऑर्डर 4 मई को मुअत्तल कर दिया और इस केस की अब अगली समाअत 20 सितंबर को होगी। लेकिन फिर जब चीनी की कीमतों में दोबारा इजाफा हुआ तो पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर चीनी की कीमत फिक्स करने का अमल शुरू किया, जिस पर लाहौर हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, जिसकी अगली समाअत अब 5 सितंबर को होगी। और इस दौरान चीनी की रिटेल कीमत 100 रुपए से बढ़ते 175 रुपए से 185 रुपए पर पहुंच गई है। लेकिन इस सबके बावजूद अनकरीब चीनी की कीमत कम होने के आसार कम, बल्कि इसकी कीमत मजीद बढ़ने की खदशात ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, क्योंकि निगरान हुकूमत के पास चीनी की इस किल्लत को पूरा करने के लिए सिवाय उसे दरामद करने के और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जबकि इस हवाले से काम भी शुरू कर दिया गया है। महकमा खुराक पंजाब के ज़राए के मुताबिक मुल्क में चीनी का बहरान शदीद होने का खदशा है, जिससे निपटने के लिए ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ब्राज़ील में पाकिस्तानी कमर्शियल अताशी को 1 लाख मीट्रिक टन चीनी इंपोर्ट के लिए खत लिख दिया है। ज़राए महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक इंपोर्टेड चीनी 220 रुपए किलो के हिसाब से पाकिस्तान में मंगवाई जा रही है। महकमा खुराक के पास इस वक्त 10 लाख टन सरप्लस चीनी का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मौजूद है। महकमा खुराक को सरप्लस चीनी के ज़खायर इस्तेमाल करना पड़ेंगे। रवा साल जनवरी में ACC के इजलास में शुगर एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशात पर 2.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी गई थी और ये शर्त आयद की गई कि चीनी की फी किलो कीमत 85 से 90 रुपए से तजावुज़ नहीं करेगी। द न्यूज़ में सहाफ़ी जवाद रिजवी की खबर के मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के सदर ज़का अशरफ ने दावा किया कि जब हुकूमत ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी तो इसी दौरान स्मगलर्स ने 6 लाख टन चीनी अफगानिस्तान स्मगल कर दी, जो उन्होंने यहाँ से 80 रुपए फी किलो खरीद कर अफगानिस्तान में 160 रुपए फी किलो में फरोख्त कर दी। चीनी बरामद करने की मंजूरी और इसके बाद स्मगलिंग को ना रोकने का सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम को हुआ है, क्योंकि जो माजी में हुआ वही दोबारा हुआ है। ये कहकर चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी गई कि मुल्क में ज़रूरत से ज़्यादा चीनी है, इसलिए किसी भी सूरत चीनी बरामद करने से लोकल मार्केट में चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। फिर बरामद शुरू कर दी गई, फिर स्मगलिंग हुई, लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ती चली गई और अब पाकिस्तान पहले चीनी बरामद करके अब दरामद करेगा और आवाम को और महंगी चीनी मिलेगी। जबकि अब से कुछ देर पहले साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने जवाब देते हुए लिखा कि नया क्रशिंग सीज़न महज 2.5 माह दूर है, जो 16 नवंबर से शुरू होगा, इसलिए 23 लाख मीट्रिक टन के स्टॉक्स उस वक्त तक के लिए काफ़ी हैं। क्योंकि चीनी की माहाना खपत सिर्फ 5 लाख टन से कुछ ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान के पास नवंबर में नए क्रशिंग सीज़न की शुरुआत पर तकरीबन 10 लाख टन चीनी का स्टॉक होगा। इसलिए चीनी की रिटेल कीमतों में इजाफा मुल्क में चीनी का स्टॉक कम होने की वजह से नहीं, बल्कि बुरी गवर्नेंस और बेईमान कारोबारियों की वजह से है। PDM की मखलूत हुकूमत ने तो मुतालिका अथॉरिटी से तस्दीक के बाद बरामदात की इजाज़त दी थी, जिससे मुल्क में $12.5 करोड़ का मुनाफा आया और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। इसाक डार अपने इस कदम का दिफा कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले तक उनकी हुकूमत थी, मगर चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी बुरी गवर्नेंस और बेईमान कारोबारियों को करार दे रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? शहबाज राना हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने आपको तफसीलात बताई कि किस तरीके से चीनी का दोबारा क्राइसिस पैदा हुआ है। हमारे साथ शहबाज राना साहब मौजूद हैं। शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया। माजी से आप देखते आए हैं ये सारा का सारा मामला, ये होता कैसे है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या उससे पहले की हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी यही बहुत बड़ा स्कैंडल आया कि जी बताया कि बहुत सारी चीनी मौजूद है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा, ज़र मुबादला कमाएगा, डोमेस्टिक मार्केट में कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल गई, फिर कहा गया कि जी स्मगलिंग भी हो गई है, डोमेस्टिक मार्केट में कीमतें डबल हो गई और पाकिस्तान को बाद में इंपोर्ट करना पड़ी, सस्ती एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करना पड़ी। नून लीग पीपल्स पार्टी इस बात पर तनकीद करते थे। अब इनकी हुकूमत आती है, वही गलती दोहराते हैं, एक्सपोर्ट की इजाज़त देते हैं, फिर कहा जाता है स्मगलिंग हो गई, एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, दुगनी से ज्यादा कीमत हो गई है चीनी की। ये कैसे करा लेती हैं इंडस्ट्री वाले, या फिर ये कैसे कर देती हैं जमातें कि जिस बात पे तनकीद करती हैं वही गलती दोहरा के जाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब खानज़ादा साहब, ये हिस्ट्री आज से शुरू नहीं हुई। ग़ालिबन 2008 या उसके बाद जब उस वक्त कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PSMA के ऊपर जुर्माने लगाए तो उसके पीछे ये कार्टेलाइजेशन और इनके इस तरह के इन्फ्लुएंस थे, जिसकी वजह से ये मार्केट को डिस्टॉर्ट करते थे। अब अगर आप ये जो शुगर मिल्स हैं इसकी ऑनरशिप स्ट्रक्चर देखें तो ये तमाम जो मिल्स हैं, या ज़्यादातर जो इसमें शुगर मिल्स हैं, वो किसी न किसी तरीके से उनका किसी न किसी पोलिटिकल फैमिली से, किसी न किसी पोलिटिकल जमात से इसका ताल्लुक
रहा है। 2020 में भी जब ये उस वक्त एक कमीशन बना और उसकी रिपोर्ट आई तो वो उसका मकसद कोई मेरिट पे काम करना नहीं था। उस वक्त भी उसका जो मकसद था अपेरेंटली जो लग रहा था कि किसी एक शख्सियत को टाइट करना था, उसको मलाइन पॉलिटिकली करना था, तो एक कमीशन बना के वहाँ से काम करवाया गया। अब ये जो सूरत हाल है पीटीआई के टाइम पे भी आपने देखा, जैसे ही वो गवर्नमेंट आई पीटीआई की 2018 में उनसे वो फैसला करवाया गया। गालिबन असद उमर उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, चीनी हमने एक्सपोर्ट की और फिर दोबारा इंपोर्ट की। तो ये जो इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं ये एक बहुत बड़ी वजह बनते हैं इस किस्म के फैसले करवाने में। ये जो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जब ये पीडीएम की हुकूमत आई और गालिबन मिफ्ता इस्माइल साहब इसको कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं, मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे और मुझे ये इतला मिली कि एक अहम जो इनकी जो अलाइड पार्टी है वो चाहती है कि चीनी की बरामद की इजाज़त दी जाए। तो मैंने जब अपने ज़राए से चेक किया मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से कि इस वक्त क्या सूरत है कंजम्पशन की और अवेलेबल स्टॉक्स की, तो उन्होंने कहा जी कि हार्डली हम जो है हम मीट कर पाएंगे रिक्वायरमेंट्स अगर हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। और ये हमें करीब जाके जब शुगर सीज़न स्टार्ट होने वाला होता है तो हमें ये एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वो चीज़ को सामने रखते हुए फिर जब मैंने मिफ्ता इस्माइल से बात की उस वक्त, तो मैंने कहा कि ये एक प्रपोज़ल आया आपसे, एक फ़लाँ बंदे की आपसे मुलाकात हुई है और उसने ये आपको थ्रो किया प्रपोज़ल। तो मुझे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हाँ ये बात हुई है बट आई वुड नॉट लेट इट हैपन। उन्होंने कहा जी मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा और आप ये जो बात कर रहे हैं ऐसी ही बात है, कंजम्पशन के एस्टिमेट्स भी कुछ इसी किस्म के मिलते जुलते हैं। तो जब तक मिफ्ता इस्माइल थे ये फैसला नहीं हुआ। फिर जब इसाक डार साहब आए तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त फिर ये दोबारा एक मूव चली PSMA की तरफ से और ये फैसला लिया गया। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, ये कोई इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से ये फैसला नहीं किया गया था। ताहम जो प्राइस बढ़ी, आपको याद होगा जब इन्होंने फैसला कर लिया उसके साथ ही कीमतें बढ़ना शुरू होगी। हालांकि इन्होंने अश्योर करवाया था PSMA ने, और ये मिनटेड चीज़ है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में, कि जो पुराना शुगर का स्टॉक होगा वो 85 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा नहीं बिकेगा। जब उसकी कीमत बढ़ना शुरू हुई तो ये फिर एक्टिवेट हुए, इन्होंने उसकी कीमत फिक्स करने की कोशिश की 98 रुपये 25 पैसे फ़ी किलोग्राम। वो फैसला फिर कोर्ट में चैलेंज हुआ, प्राइस फिक्सेशन इज़ अ रॉन्ग स्टेप, उसको फ्री मार्केट में उसको नहीं लाइक किया जाता। तो वो ये कामयाब नहीं हुए। तो जो कीमतें फिर बढ़ी वो बढ़नी थी क्योंकि एक्सपोर्ट हुई, यहाँ पे एक इंप्रेशन है कि शॉर्टेज हो जाएगी या, और फिर उसे डोमेस्टिक प्राइसेस भी बढ़ी। दूसरा जो फैक्टर था उस साल जो प्ले हुआ वो था जो गन्ने की कीमत इन्होंने मुकर्रर करवाई, वो भी एक जो प्राइस थी गन्ने की, अब डेफिनेटली वो भी उसमें कॉस्ट में ट्रांसलेट होना थी। तो वो जब इन्होंने 98 रुपये प्राइस मुकर्रर की तो उस वक्त भी जब मेरे को शुगर मिलर से मेरी बात हुई, उनके ओनर से जिनसे मेरे राब्ते थे, उन्होंने कहा जी कि इस रेट के ऊपर तो हमें 110 और 115 रुपये से नीचे वारा ही नहीं खाएगी जो नया गन्ने का रेट था। तो ये वो सारे फैक्टर्स थे शाहजेब साहब जिसकी वजह से ये फैसले किए जाते हैं और आइंदा भी इसी तरह किए जाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज तक किसी को इस चीज़ के ऊपर सज़ा नहीं मिली कि आपने रॉन्ग एस्टीमेट्स दिए थे शुगर कंजम्पशन के, आपने रॉन्ग एस्टीमेट्स दिए थे शुगर स्टॉक्स के। इसकी वजह से फिर आज हम यहाँ पे पहुँचे कि जो हमें बताया गया उस फैसलों में, अगर आप उठा के देख लें जो मिनट्स हैं उस वक्त ECC के या अभी जो कुछ चीज़ें उस वक्त की समरीज हैं कि जी, या शुगर एडवाइजरी बोर्ड के जो उस वक्त के थे कि जब नया क्रशिंग सीजन स्टार्ट होगा तो आपके पास 2 माह के स्टॉक्स होंगे। तो आज वो स्टॉक्स की तरह आज क्यों बात हो रही है दोबारा शुगर इंपोर्ट की, ये सब इसके ऊपर सवाल जो है वो उठते हैं और इसके जवाब लोगों को मिलने चाहिए। और शहबाज ये बताइएगा कि IMF को आपकी भी खबर है कि प्रपोजल भेजा गया है कि 400 यूनिट्स तक को रिलीफ दे दिया जाए, बाद में स्टैगर करके उसको रिकवर कर लिया जाए। 81% ये कंज्यूमर्स बनते हैं अगर 400 यूनिट के हों। कोई क्या जवाब मिला है, कोई उम्मीद है वजारत खजाना को, पावर मिनिस्ट्री को? देखिए आज सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग थी और इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा। वहाँ पे 2 दफ़ा सेनेटर्स ने जो मेंबर्स थे कमेटी के, उन्होंने डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा। सेनेटर शेरी रहमान ने पूछा, गालिबन सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब ने भी पूछा कि इस वक्त आपकी जो सूरत हाल है IMF के साथ, उसकी क्या आपकी आउटकम क्या है। आपने उनको अप्रोच करना था, कैबिनेट का फैसला था। तो 2 या 3 दफ़ा उन्होंने अवेट किया इस चीज़ को जवाब देने से। शी वॉज रिलक्टेंट टू गिव अ डायरेक्ट आंसर, बट उनका आगे से जवाब ये था मादाम मिनिस्टर का कि इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हमने जो IMF के जो अहदाफ हैं, जो क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, जिसका मतलब ये है कि आपके जो सर्कुलर डेट से रिलेटेड आपके टारगेट्स हैं और बाकी जो प्राइस इंक्रीज़ वाले, हमने उनको पूरा करना है। उन्होंने कहा जी क्यों पूरा करना है? इसलिए कि इस वक्त सिर्फ एक IMF का ही इनफ्लो पाकिस्तान को मिल रहा है या उसकी वजह से पाकिस्तान को इनफ्लो मिल रहा है। उन्होंने कहा अगर ये IMF का इनफ्लो या प्रोग्राम रुक गया तो आपका जो मल्टीलैटरल का है, जो बायलैटरल से कोई फर्दर आपको कर्जे मिल सकते हैं, वो रुक जाएंगे। तो व्हाट इनडायरेक्टली शी सेड कि जी वहाँ से कोई मेजर रिलीफ नहीं है, इनको यही जो
जो है वही करना पड़ेगा। अभी फर्दर इसके ऊपर कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं थी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने वहाँ पे रिपोर्ट की हो। बहुत शुक्रिया शहबाज, तफसीलात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।